गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। मीन्स हम क्रेब्स साइकिल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा एक ड्रॉबैक देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन का क्या ड्रॉबैक है। उसके बाद हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। क्रेब्स साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, क्रेब्स साइकिल के क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कितने एटीपी जनरेट होते हैं, ठीक है, कितने रिड्यूसिंग पावर जनरेट होते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है रिलीज होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, फर्मेंटेशन का क्या ड्रॉबैक है, इससे भी आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर फर्मेंटेशन की ड्रॉबैक की बात करें, ठीक है, तो पहला तो हम देखते हैं कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। अभी आपने पढ़ा था ना, 2 ATP क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो क्या बताया कि जो लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट all of its is trap as high energy bond of ATP। ठीक है, तो क्या बताया कि लेस देन 7% जो एनर्जी है ग्लूकोज की वो तो रिलीज होती है, पर बाकी सारे क्या होते हैं, एटीपी की फॉर्म में बॉन्ड नहीं होती, एटीपी की फॉर्म में रिलीज नहीं होती। तो भी आपने बोला ना 2 ATP ही क्या होता है, सिर्फ जनरेट होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट बनते हैं जो क्या होते हैं, पॉइजनस प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप बोलते हो एसिड एंड एल्कोहल, ठीक है, क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें क्रैब साइकिल की, चलिए अब बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे चलता है या क्रैब साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। चलिए, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का। इधर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो ग्लूकोज का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या रिलीज होता है, सी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का या ग्लूकोज की आप बात करो, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिएगा अभी आपने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा था, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे आपके नीट के एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन एराइज हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, अब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता कहाँ है, बोला इट अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कहाँ चलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, बोला है कि अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता क्या है, इसके लिए क्या होता है, जो पायरुवेट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपने पढ़ा ना, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, यही फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन चलाना तो क्या होगा, ये जो पायरुवेट बना है, जो फाइनल प्रोडक्ट किसका है, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, और बात करोगे आगे, अभी क्रेब साइकिल कहाँ चलेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है पायरुवेट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए बात करते हैं कुछ क्रूशियल इवेंट की, जो कहाँ होते हैं, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला के क्या है आपका, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। फर्स्ट क्या है आपका, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, वो किसके थ्रू होता है, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लिविंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है पायरुवेट का, स्टेप वाइज यहाँ पे क्या होता है, सारे हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। बोला है कि इसके थ्रू क्या होता है, इट टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ टेक प्लेस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, टेक प्लेस होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, तो क्या बताया
कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का वो कहाँ चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखेंगे यहाँ पे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, जो किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेप वाइज रिमूवल होता है सारे हाइड्रोजन एटम का, और क्या होता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं रिलीज होंगे, और ये कहाँ टेक प्लेस करेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हम बात करें, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन removed as a part of H atom to molecular oxygen। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है, जो क्या है आपके रिमूव एज द पार्ट ऑफ एटम, जो किसके पार्ट है आपके हाइड्रोजन एटम से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, उनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे। वो कहाँ पास होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एटीपी की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, और एक कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं, ठीक है, जो रिमूव एज द पार्ट ऑफ एच एटम, जो किसके थ्रू रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स के साथ ही रिलीज होते हैं, ठीक है, और कहाँ जाएंगे वो, ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे, मोलेकुलर ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, साइमल्टेनियसली एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पायरुविक एसिड क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को, ठीक है। इसी को दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हो, लिंक रिएक्शन। अब क्यों लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी इसी के थ्रू क्या होता है ना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो किससे कनेक्ट होगा, क्रेब्स साइकिल से। डायरेक्टली पायरुविक एसिड इंटर नहीं करता है क्रेब्स साइकिल में, पहले पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, या इसको दूसरे टर्म में हम क्या पढ़ सकते हैं, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इन द सेंस जो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, जो किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, वो किस में इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। तो क्या बताया कि जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है वो किस में इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, और फर्दर क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस चलेगा किसके प्रेजेंस में, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। अब जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चलेगा तो होगा क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा, और पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो था वो किस में चेंज हो जाएगा, 2 कार्बन प्रोडक्ट में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। देखिए क्या होता है आगे, तो क्या हुआ कि बोला है कि जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपने बात किया, इसके लिए जो एंजाइम है, ठीक है, वो कौन कौन से क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है, कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज आप बात करते हो कि NAD प्लस एंड कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्रोसेस में होगा क्या कि 2 NADH मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। 2 NADH मॉलिक्यूल या 2 रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगा किसके थ्रू, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, ठीक है। देखो ये रिएक्शन हुआ डी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, मतलब पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम में, ठीक है, प्लस NAD प्लस, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, प्लस साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, मैग्नीशियम आयन की। तो पायरुविक एसिड किस में चेंज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में। साथ साथ क्या रिलीज हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और NAD प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, NADH प्लस H में, ठीक है। तो एक पायरुविक एसिड है, हम बात करेंगे 2 मॉलिक्यूल की, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा
टू क्या होगा, डबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से लिंक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, वो एंटर नहीं करता। तो होता क्या है, सबसे पहले कि जो पायरुविक एसिड है वो किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फिर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, किसके प्रेजेंस में, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में। यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कोएंजाइम की। जैसे आप बात करो NAD प्लस एंड कोएंजाइम ए। और इस प्रोसेस में होगा क्या, दो रिड्यूसिंग पावर मॉलिक्यूल क्या होंगे, जनरेट होंगे, दो NADH क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। किससे, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से। तो क्या हुआ, क्या पायरुविक एसिड कोएंजाइम में इसे बाइंड किया, NAD प्लस बाइंड किया। ठीक है, और एंजाइम कौन है आपका, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में बना क्या, एस्टाइल कोएंजाइम में, जो कितने कार्बन प्रोडक्ट होगा, आप 2 कार्बन प्रोडक्ट होगा। और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया, इसलिए आपने बोला ना कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, और दो रिड्यूसिंग पावर क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये था आपका लिंक रिएक्शन, मतलब पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए का बनना। ठीक है, प्रोसेस क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब जब एस्टाइल कोएंजाइम ए बन गया है, तो एक एस्टाइल कोएंजाइम ए एक बार क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, फिर फर्दर दूसरा एस्टाइल कोएंजाइम ए दूसरी बार क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। मतलब ओवरऑल हम बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल भी क्या होगा, 2 टर्न लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, जो एस्टाइल कोएंजाइम है जो आपने बनाया, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, ये आप किस में इंटर करेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA साइकिल में, या आप बात करो क्रेब्स साइकिल में, किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्रेब्स साइकिल की। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। चलिए, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, ये हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट। मतलब जिस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था, हैंस क्रेब। क्या नाम था, हैंस क्रेब नाम था। ठीक है, तो हैंस क्रेब ने क्या किया था, इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रेब साइकिल को हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं TCA साइकिल। क्या बोलते हैं, TCA साइकिल बोलते हैं। अब TCA का क्या मतलब हुआ, TCA का मतलब हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे ना, क्रेब साइकिल में क्या बनेगा, फर्स्ट सिट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। ठीक है, और जो सिट्रेट होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 कार्बोजाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, 3 कार्बोजाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं। अब क्यों TCA साइकिल बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, कि जो अभी आप क्रेब साइकिल जब पढ़ोगे तो देखोगे, जो फर्स्ट बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। और जो सिट्रेट बनेगा, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इस क्रेब साइकिल को नेक्स्ट टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इन क्रेब साइकिल को हम और क्या बोल सकते हैं, क्रेब साइकिल को हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड क्या बोलते हैं, साइकिल भी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल एक ही साइकिल है। क्रेब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी बाय साइंटिस्ट, मतलब हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था। TCA साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट बना उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं, ठीक है, कि जो
आप बोलते हो ना फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बातें हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, फिर हम क्रेब्स साइकिल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला तो हो गया इनका नेम। दूसरी बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल कहाँ आकर करता है, क्रैब साइकिल कहाँ आकर करेगा, अकर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, चलता है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर चीज से आएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलेगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलेगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होगा, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अगर हम बात करें कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में किस में चलेगा, यूकैरियोटिक, यानी यूकैरियोटिक सेल में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रोकैरियोट में कहाँ चलेगा, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में, और किसके लिए बात करते हैं, हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें क्या होगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे, हम यूकैरियोटिक के ही बारे में, क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ठीक है, तो जो एक टर्न अभी हम आगे देखेंगे जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, तो जो वन टर्न होता है क्रेब साइकिल का, ठीक है, वन टर्न ऑफ क्रेब साइकिल, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा कि एक जो टर्न होगा क्रेब साइकिल का, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, 4 डिहाइड्रोजिनेशन होगा। इसमें क्या क्या होगा, 4 डिहाइड्रोजिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बताएंगे जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तब सब सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बताया जाएगा कि कितने डिहाइड्रोजिनेशन हुए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 2 डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, यानी 4 हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जब रिड्यूसिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे। ठीक है, जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो NADH का जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, 2 डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ साथ क्या होगा, एक क्या होता है, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होगा, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी क्रेब साइकिल हमने स्टार्ट नहीं किया है, आपको कंफ्यूजन ना हो क्या है, 4 डिहाइड्रोजिनेशन, 2 डीकार्बोक्सिलेशन और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो देखो क्या है, हुआ क्या कि 4 डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, 4 डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा आपका कि अभी आपने पढ़ा कि रिड्यूसिंग पावर इसमें जनरेट होगा। ठीक है, तो 1 टर्न की बात करें क्रैब साइकिल की, ठीक है, तो एक टर्न जो होगा क्रैब साइकिल का, तो उसमें कितने NADH जनरेट होंगे, 4। ठीक है, तो 4 डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस से कितने रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगा, अगर NADH की बात करें 4, किसमें, 1 टर्न में, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे।
अभी फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि साइकिल स्टार्ट नहीं किया इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम पढ़ेंगे तो हम जब साइकिल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कितने 4 डिहाइड्रोजनेशन कहाँ हुए, 2 डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ हुए और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ हुआ। तो अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं कि सबको इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए। 2 डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब आपको बताया जाएगा अभी कि और 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में देखेंगे कि जैसे यहाँ से आप बोलते हो ना डायरेक्ट जो एटीपी करेंसी फॉर्म होगा, तो एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एक एटीपी फॉर्म होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जो दूसरे टर्न जब से क्रेब साइकिल चलेगा तो वहाँ पे फिर एटीपी फॉर्म होगा। इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, एटीपी क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट है। अब आप जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारे प्रोसेस को डिटेल बताया जाएगा। मीन्स 4 डिहाइड्रोजनेशन कहाँ चला, 2 डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ चलेगा, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कहाँ चलेगा, 1 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। क्योंकि आपको पता है क्रेब साइकिल कितने टर्न लेगा, 2 टर्न लेगा। ठीक है, एक बार एक स्टाइल को एंजाइम में इंटर करेगा, दूसरी बार दूसरा को स्टाइल एंजाइम में क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, क्रेब साइकिल में। तो फिलहाल 1 टर्न जो क्रेब साइकिल होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, 4 डिहाइड्रोजनेशन, 2 डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हमें देखने को मिलता है 1 टर्न में। सेकेंड टर्न की बात करो तो फिर वापस ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो इनको भी, इन पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि 1 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल हाउ मेनी डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो कितने होंगे, 4। हाउ मेनी डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस आर इन्वॉल्व, 2। कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होते हैं 1 टर्न में, तो 1। अगर पूरी क्रेब साइकिल में पूछेगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जब हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या कंसीडर इसको करते हैं एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। ऑक्जेलोस्टिक एसिड को क्या करते हैं, ऑक्जेलोस्टिक एसिड इज कंसीडर एज द फर्स्ट member of the cycle. में फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल इन द सेंस ऑक्जुलोस्टिक एसिड ही किससे सबसे पहले कंबाइंड होता होगा, एस्टाइल कोएंजाइम से क्या होता होगा, कंबाइंड होता होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जुलोस्टिक एसिड को हम क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल या क्रेब साइकिल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, अब क्रेब साइकिल आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी आपको क्या आपके दिमाग में रहना चाहिए कल के लेक्चर में पढ़ने के लिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि लिंक रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, पायरुवेट किस में चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, तो कैसे चेंज होता है। दूसरा जो आपको बताया क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, इनको अलग अलग नाम से कैसे बोलते हैं वो याद होना चाहिए। क्रेब साइकिल कहाँ चलेगा, एक टर्न जो क्रेब साइकिल हम पढ़ेंगे आगे उसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, 4 डिहाइड्रोजनेशन, 2 डीकार्बोक्सिलेशन, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 1 टर्न में। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्जुलेस्टिक एसिड को हम कैसे कंसीडर करते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। मतलब इस साइकिल में पहला जो मेंबर होगा वो क्या होगा, ऑक्जुलेस्टिक एसिड ही होगा, जो किससे कंबाइंड होगा, किससे ज्वाइन होगा, एस्टाइल कोएंजाइम के साथ होगा ज्वाइन, और क्या फॉर्म करेगा, सिट्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल की पूरा डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। वहाँ पे इन सारे प्रोसेस को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।